नमस्कार। आज के संस्करण में हम लोग ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद अडानी का जो शेयर्स का फ्री फॉल हुआ है और किस वजह से हुआ है और ये फ्री फॉल कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, इससे हमारे देश के बैंकों का या एलआईसी का कितना खतरा बना हुआ है, जो निवेशक हैं, भारतीय निवेशक, उनका पैसा कितना सुरक्षित है। ये तमाम सवाल जो हैं लोगों के जहन में हैं, दिमाग में हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये अदानी ग्रुप के शेयर गिरने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और पहले हम ये जानेंगे कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से और किस वजह से ये दिक्कत है कि आज अडानी का शेयर, जो एक टाइम पे 4,200 अदानी एंटरप्राइज का शेयर था, आज मार्केट में लुढ़कते लुढ़कते 1,100 तक भी पहुंच गया। ये पहली स्लाइड में देखिए, ये आज के शेयर प्राइस जो मॉर्निंग में थे। अभी तो उतार चढ़ाव चल रहा है, कुछ शेयर बढ़ते हैं, कुछ घटते हैं, बट सुबह के समय आज ये अदानी एंटरप्राइज का शेयर 1,173 पे था। और अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी विल्मार, अदानी अंबुजा सीमेंट और एसीसी जो सीमेंट इन्होंने टेक ओवर की हैं कंपनीज, उनके भी शेयर जो हैं गिरे हुए थे। और 7 में से 5 कंपनियों में तो आप समझिए लोअर सर्किट लगा हुआ था। तो ये चिंता का विषय तो है ही है। अब इसमें स्लाइड 2 में देखिए बैंकों का कितना नुकसान है। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर भी आप देखिए किस तरह से 10% गिरा, कैनरा बैंक का शेयर 6.5% गिरा, पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 6% गिरा, यूनियन बैंक का शेयर 7% गिरा, एसबीआई बैंक का शेयर भी 6.41% गिरा। ये गिरावट है नेशनल बैंकों में। तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट है पीएसयू बैंक की, जिनकी जिनकी उनके उनके शेयर भी गिर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अदानी कंपनी डूब जाएगी और आने वाले समय में बैंकों का ऋण जो है वो वापस नहीं आ पाएगा। इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में भी क्रेडिट स्विस एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, सिटी ग्रुप तो सब जानते हैं, सिटी बैंक की सबसे बड़ी कंपनी सिटी ग्रुप है। उन्होंने अदानी के बॉन्ड्स लेने से मना कर दिया है कि कोई भी लेंडर जो पैसा मांगने आता है, जो ऋण लेने आता है, वो अदानी के बॉन्ड्स रखवा के पैसा नहीं ले सकता है, क्योंकि ये कितने गिरेंगे, इनकी कीमत क्या है, आज की डेट में उसकी वैल्यू जीरो आंक दी गई है। तो जितने भी लोगों ने अदानी ग्रुप कंपनीज के बॉन्ड्स के ऊपर पैसा जनरेट किया है बाहर की बैंकों से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनको कह दिया गया है कि आप या तो अपना मार्जिन वापस भर दीजिए क्योंकि इनकी वैल्यू जीरो है, या पैसा वापस कर दीजिए क्योंकि इन पे, इस कोलैटरल पे हम आगे अपनी लैंडिंग नहीं रख पाएंगे। तो ये बात समझ में आ रही। तो अदानी ग्रुप है क्या, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। अदानी ग्रुप कई चीजों में ऑपरेट करता है। अदानी पोर्ट्स, जैसे कि मुद्रा पोर्ट उन्होंने बनाया। एक केतन पारिक हुआ करते थे, 2008 में उन पे केस चला था क्योंकि उन्होंने मार्केट रिगिंग से कई शेयरों को बढ़ा चढ़ा के और उसकी ट्रेडिंग की थी। तो अदानी की भी 14 ग्रुप कंपनीज के शेयर्स उनके पास उस समय में हुआ करते थे, जिसके ये एक्यूज किया है हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कि उस पैसे से मुद्रा पोर्ट की इन्वेस्टमेंट हुई है। और ये सेबी को भी अदानी ने अपने चिट्ठी में लिख के दिया था कि हमारे पास जो शेयर्स का पैसा आया था उससे हमने मुद्रा पोर्ट की स्थापना की थी। तो मतलब एक गलत तरीके से अर्जित किया हुआ पैसा मुद्रा पोर्ट में लगा। ये इस बात की पुष्टि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने की। दूसरी चीज ये निकल के आई है कि जो $208 बिलियन का अदानी समूह का जो पूरा वो है, जो उनकी वैल्यूएशन है, उस पे ऑलरेडी मार्च 2031 में 31 मार्च 2021 में 22 में सॉरी 31 मार्च 2022 में 2.2 लाख करोड़ का इन पे कर्जा था। और फिर इन्होंने एसीसी अंबुजा सीमेंट भी टेक ओवर की, उसमें भी कई बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जिसने 40,000 करोड़ की उस एक्विजिशन को सपोर्ट किया। उसके बाद एक कॉपर माइनिंग का प्रोजेक्ट था जिसमें एसबीआई से उन्होंने 7,500-8,000 करोड़ का लोन लिया। तो कुल मिला के आज की डेट में, अब 31 मार्च 2023 की रिपोर्ट आएगी, पर कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि 2.5 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा जो है अदानी समूह के ऊपर है। और अडानी परिवार की जो पर्सनल होल्डिंग है, जो 20 बिलियन डॉलर की थी, वो बढ़ के 100 बिलियन डॉलर हो गई। तो क्योंकि उनके पास सर्वाधिक शेयर है, 75% होल्डिंग जो है, क्योंकि सेबी का नॉर्म है कि 75% होल्डिंग से आप ज्यादा नहीं रख सकते, 25% फ्री फ्लोट होल्डिंग होनी चाहिए। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आपके शेयर होने चाहिए अगर आपको लिस्टेड कंपनी चलानी है। तो 74 से 75% शेयर जो हैं वो गौतम अदानी ग्रुप के पास है। और गौतम अदानी की पर्सनल वेल्थ जो है वो 120 बिलियन डॉलर आकी गई थी उस समय में।
जो कि अब घट के कहते हैं कि $80 बिलियन रह गई, क्योंकि शेयर जो है उनका 66% तक आज गिरा है। तो पर्सनल वेल्थ भी जाहिर सी बात है उनकी उसी शेयर के मुताबिक कम होगी, उसी परसेंटेज के हिसाब से कम होगी। जो दूसरे स्थान पे सबसे अमीर व्यक्ति थे दुनिया के, वो कहीं 15वें 16वें स्थान पे कल थे, और आज हो सकता है वो 20वें स्थान से भी नीचे चले जाए। तो ये मोटे तौर पे इनके स्टॉक की मैंने आपको बताया चीज है। जो फाइलिंग होती है, रेगुलेटरी फाइलिंग, उनमें से 7 जो इनकी लिस्टेड कंपनीज हैं, 9 में से 7 लिस्टेड हैं, और उसमें से 4 का बैलेंस जो है वो नेगेटिव बताया जाता है। ये कहा जाता है कि ये नेगेटिव बैलेंस कंपनीज हैं कि अगर कल को बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने इनके शेयर्स के ऊपर लोन दे रखे हैं, अगर वो पैसा कॉल करती हैं, तो इतना कैश फ्लो नहीं है 4 कंपनियों के पास, 7 में से 4 एटलीस्ट कंपनियों के पास, कि वो पैसा वापस कर पाए। तो ये जो आश्वासन नहीं है लोगों को कि उधार चुका सकेंगे, पर्याप्त साधन नहीं है उनके पास, तो ये ज़रूर है कि इससे चिंता का विषय बन जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि अदानी एंटरप्राइज जो है, अदानी पोर्ट्स जो है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, क्योंकि मैनेजमेंट सेम है, घर के 22 लोग जो हैं इस काम में जुड़े हुए हैं, और गौतम अदानी इसमें प्रिंसिपल डिसीजन मेकर हैं। तो अगर एक कंपनी पे असर पड़ेगा तो बाकी कंपनी पे भी असर पड़ेगा। कल एक इंटरव्यू में इंडिया टुडे में गौतम अदानी ने कहा कि अ, मेरी जो अ, मेरी जो जो मैं आश्वासन है मेरा मेरी कंपनीज का, वो उतना ही सॉवरेन है जितना इंडिया की सॉवरेनिटी है। तो मेरी सॉवरेन रेटिंग इंडिया की सॉवरेन रेटिंग से कम नहीं है, ये सर उन्होंने कहा। हालांकि एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, अपने को वो इंडिया की सॉवरेनिटी से कैसे जोड़ सकते हैं, ये विषय तो बड़ा मुश्किल है बताना। तो ये इनके ऊपर आज का नहीं है, ये भ्रष्टाचार के, मनी लॉन्ड्रिंग के, और जो करदाताओं के जो फंड की चोरी के आरोप हैं, ये आज से नहीं लग रहे हैं, 2006-05 से पहले से लग रहे हैं। इन्होंने इन पे एक्यूजेशन है हिंडनबर्ग का कि 17 बिलियन अमेरिकी अमेरिकी डॉलर जो है, वो उन्होंने जो है गलत तरीके से पैसे कमाए हैं। उसमें हीरे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जैसे कि हांगकांग में $10 बिलियन का हीरा जो है वो भेजा जाता है, किस क्वालिटी का भेजा जाता है, कैसे भेजा जाता है, किसी को नहीं पता है। और वो $10 बिलियन का हीरा जो भेजा जाता है, उसको कहते हैं, वो पैसा जो है वो इनवॉइसिंग जनरेट होती है, और जो पैसा वहां से अर्जित होता है, उस पैसे को राउंड ट्रिपिंग के थ्रू मॉरिशस, साइप्रस, वर्जीनिया आइलैंड में, ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड में जहां ये शेल कंपनीज हैं, उनके थ्रू इन कंपनियों में निवेश मिलता है, इनको लिस्टेड कंपनीज में, उनके शेयर में उछाल आता है, जिसकी वजह से ये और लोन ले सकते हैं और पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसमें कहते हैं कि 2014 में डीआरआई की एक रिपोर्ट थी, एक जांच थी, जिसमें ये पावर इक्विपमेंट की इंपोर्ट में गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी का नाम आया था कि यूएई से जितना पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि उस टाइम आपको याद होगा कि बिजली के प्लांट लग रहे थे, कोल फर्नेस प्लांट्स लग रहे थे, जिसमें अदानी का काफी योगदान था, कई यूनिट्स उनकी चल रही थी। तो पावर इक्विपमेंट जो इंपोर्ट हुआ, उसमें इनवॉइसिंग जो थी वो ज्यादा हुई। इसकी एक्विजिशन जो है अरविंद केजरीवाल ने भी लगाई थी कि जो बिजली ₹4 ₹5 बिकनी चाहिए, वो ₹12 ₹13 बिकती है, क्योंकि पावर इक्विपमेंट परचेज में बढ़ी हुई कीमतें दिखाई जाती हैं। और उसमें ये कहा गया था कि कुल $800 मिलियन जो उस पे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की गई, उस पैसे को फिर वो दूसरी शेल कंपनी उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है अपनी ही ग्रुप कंपनीज में। तो ओवर इनवॉइसिंग घोटाला ये आया था डीआरआई का 2006 में। अवैध टैक्स क्रेडिट हासिल करने के लिए जो सर्कुलर ट्रेडिंग होती है, राउंड ट्रिपिंग जिसको बोलते हैं, उसमें डायमंड, मैंने आपको जैसे बताया, डायमंड घोटाला था जिसमें 680 करोड़ रुपए वैल्यू आंकी गई। 2010 में आयरन ओर इंपोर्ट घोटाला था जिसमें 600 करोड़ रुपए की वैल्यू आंकी गई। और ऐसा ही एक घोटाला 2014 में भी हुआ था। 2016 में कोयला घोटाला हुआ, जिसमें 19,000 करोड़ रुपए की वैल्यू आंकी गई, कि जो इंपोर्ट हुआ कोल वो कम वैल्यू का था, उस पर ओवर इनवॉइसिंग हुई। और 31 दिसंबर 2022 तक जो मैंने कहा आपको कि जैसे कि 74% होल्डिंग, लगभग 82 करोड़ शेयर जो हैं वो अदानी ग्रुप के पास हैं, और 26% शेयर धारक जो हैं वो अन्य हैं, ये कहा जाता है। इसमें भारतीय म्यूचुअल फंड जो हैं उनके पास 135 लाख शेयर हैं, एलआईसी के पास करीब 481 लाख शेयर हैं, एफसीआई एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 1754 लाख करोड़ रुपए हैं, और छोटे खुदरा निवेशक, वो सबसे कम संख्या है उनकी, करीब 211 लाख शेयर हैं। तो
ये पूछा गया कि भी 50% की गिरावट, जो ये 55% की गिरावट कल तक थी और अब आज की डेट में 60-65% गिरावट हो गई है, वो सिर्फ खाली उन्हीं निवेशकों की है, जो निवेशक जो रिटेल में ट्रेड करते हैं, जो खुदरा व्यापारी हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि खरीदार नहीं है। अदानी ग्रुप के लोग अपने शेयर क्यों खुद खरीदेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली उनका एफपीओ आया था जो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया 20,000 करोड़ रुपए का। तो क्योंकि बेचदार ज्यादा है, खरीदार कम है, इसलिए शेयर की प्राइस गिर रही है। कंपनी के पास कोई फंडामेंटल नहीं था, इसलिए वो ज्यादा खरीदारी इसमें नहीं हो पा रही है। अदानी ग्रुप में जो 7 सार्वजनिक कंपनियां हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी करीब 578 सब्सिडरीज हैं, और उन 578 सब्सिडरीज पे मैक्सिमम कंट्रोल जो है परिवार का है। एक बात और आई कि उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उनमें सिर्फ 11 एम्प्लॉयज हैं। वो कैसे ये एक साल की कहते हैं कि 6025 जो रिकॉर्डिंग से 6025 जो उनकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसा गया, दूसरी से तीसरी में गया, तो 6025 कंपनियों के जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कैसे ऑडिट होती है सिर्फ 11 लोगों की कंपनी में, जो एक छोटे ऑफिस से ऑपरेट करते हैं यूएई के? तो उस पर भी सवाल किया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने। तो ये शेल कंपनियां किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक चीज और है, ये स्लाइड 3 में देखिए, कुछ लोगों ने ये कहा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है बहुत हाई है अदानी का, कि अदानी टोटल गैस का देखिए 763, और लेटेस्ट एनुअल सेल्स देखिए 0.4 बिलियन की है। अदानी ग्रीन का 773, अदानी इंटरप्राइज का 474 प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अदानी ट्रांसमिशन 424, और सेल्स आप देखिए उनकी मात्र अदानी इंटरप्राइज की 8.7 बिलियन सबसे ज्यादा, 1.4 ट्रांसमिशन सबसे कम, अदानी पोर्ट 2.2, अदानी पावर 3.5। उसमें कंपैरिजन दिया गया कि अमेजॉन की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 115 है, जबकि उनकी सेल 469 बिलियन डॉलर्स की है। एलन मस्क की टेस्ला का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 96 है, जबकि उनकी लेटेस्ट एनुअल सेल्स 53.8 है। मुकेश अंबानी रिलायंस की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28 है, जबकि उनकी लेटेस्ट एनुअल सेल्स जो है 99 बिलियन डॉलर्स की है। तो इतनी कम सेल्स में इतना हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो किस तरीके से है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसलिए जरूरी हो जाता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पे जो है वो शेयर का जो प्राइस है आंकला जाता है, और कितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठाया जा सकता है वो आंका जाता है। तो वापस शेल कंपनियों की तरफ आते हैं। शेल कंपनियां दो तरह की होती हैं। एक होती है स्टैक, औद्योगिक शेल स्टैक, जो बाजार में, जैसे मैंने आपको बताया, 2004 से लेके 2016-18 तक जिस तरीके से आयरन और कोयला, पावर इक्विपमेंट परचेजिंग में जिस तरह से ओवर इन्वॉइसिंग हुई, वो बाजार में मशीनरी जैसी पूंजीगत संपत्ति खरीदते हैं और अडानी इंटरप्राइज जैसी सूचीबद्ध अडानी कंपनियों को बढ़ी हुई कीमतों पर बेचते हैं। तो हम और आप तो 12 रुपए 10 रुपए बिजली का रेट देते हैं, पर वो जो इक्विपमेंट है वो इतना महंगा नहीं है जितना उसको आंका जाता है, या जिसके उसके अगेंस्ट पैसे दिए जाते हैं। ये शेल कंपनियां अडानी परिवार के लोग खुद मैनेज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि विनोद अदानी जो हैं वो यूएई में है। हालांकि गौतम अदानी का कहना है कि यूएई अदानी इंटरप्राइज और बाकी मेरी जो कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज है, उसमें विनोद अदानी का कोई लेना देना नहीं है। पर ये कहा जाता है जो शेल कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं अदानी ग्रुप कंपनीज में, वो सारी विनोद अदानी है उनके परिवार के लोग ही मैनेज करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टैक शेल कंपनीज हैं जो और इन्वॉइसिंग के द्वारा पैसा कमाती हैं, वो अतिरिक्त जो बढ़ा हुआ पैसा जो उनको मिलता है वो दूसरी शेल कंपनी, जिसको इन्वेस्टमेंट शेल स्टैक कहते हैं, उस इन्वेस्टमेंट शेल स्टैक में डाली जाती हैं, और उसके बाद उस पैसे को जो है सूचीबद्ध तरीके से अडानी की ग्रुप कंपनीज में एज इन्वेस्टर दिया जाता है। तो विनोद अदानी द्वारा रन की हुई कंपनीज और उनके और पार्टनर्स द्वारा रन की हुई कंपनी डायरेक्ट पैसा वो अदानी की ग्रुप कंपनीज में डालते हैं, अदानी की वैल्यूएशन बढ़ाते हैं, अदानी का फिर जब शेयर बढ़ जाता है तो उसी पैसे, उसी शेयर को, बॉन्ड को, और मार्केट में जो है वो उसके अगेंस्ट लोन लिए जाते हैं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलाई जाती है। अब समूह की, जैसे मैंने आपको बताया, मॉरिशस, साइप्रस, कैरिबियन आइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर में करीब 38 शेल कंपनियां हैं। ये सर्कुलर ट्रेडिंग, जिसे राउंड ट्रिपिंग भी कहा जाता है, आर्थिक विकास किस तरीके से होती है वो मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक कंपनी बिना किसी आउटपुट के, सेल के, स्टाफ के ये प्रॉफिट दिखाती हैं और उस प्रॉफिट को अदानी की ग्रुप कंपनीज में डालती हैं। अब ये किस तरीके से, इनके एड्रेसेस भी कई जगह जो है, कई कंपनियों के एड्रेसेस भी सेम एड्रेस हैं।
कुछ के प्रमोटर्स कॉमन हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनके जो लोग हैं जो उनको रन करते हैं वो भी अदानी परिवार के समूह के हैं। और इसमें एक अदानी विल्मर जो कंपनी 2022 में लिस्ट हुई थी, और उसमें कहा जाता है कि उसकी प्राइवेट होल्डिंग अभी तक 87.94% है। क्योंकि जो 74% होल्डिंग का जो रूल है सेबी का, उसके अलावा जो 25%, मैंने आपको बताया 25 से 26% जो फ्री फ्लोटिंग शेयर होने चाहिए, उसमें 20% फ्री फ्लोटिंग शेयर तो मात्र अदानी की शेल कंपनीज के पास हैं। 1 या 2% शेयर, मतलब अदानी इंटरप्राइज में 5% और किसी किसी कंपनी में तो 1% या 1% से कम शेयर जो हैं वो एक्चुअल निवेशकों के पास हैं। जो क्योंकि कहा जाता है कि वो शेल कंपनीज ये लोग खुद चलाते हैं, तो इनकी होल्डिंग जो है कंपनीज में 95% प्लस है। इसका मैं आपको एक टेबल भी दिखाता हूँ। उस टेबल में आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सस्पिशियस मॉरिशस इन्वेस्टर्स इन अदानी स्टॉक्स, इसमें जो नाम है इन कंपनियों के, एपीएम एमएस इन्वेस्टमेंट फंड्स मॉरिशस, टोटल एसेट 2.3 बिलियन, और अदानी में उसका 99.4% निवेश है। इसी तरह क्रेस्टा फंड 674 मिलियन, अदानी में निवेश 89.5% है। LTS इन्वेस्टमेंट फंड 1.5 बिलियन एसेट्स टोटल, 97.9% निवेश जो खाली अदानी ग्रुप कंपनीज में है। इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड 3 बिलियन एसेट्स हैं, जिसमें 98.8% एसेट्स जो हैं वो अदानी की ग्रुप कंपनीज में है। और ओपल इन्वेस्टमेंट जिसका 613 मिलियन का एसेट बेस है, मॉरिशस बेस्ड, उसका 100% पैसा जो है वो अदानी की ग्रुप कंपनीज में है। अब ये तो वो कंपनीज हैं। दूसरे टेबल में देखिए, जैसे कि एपीएमसी मैंने आपको बताया टोटल एसेट 2.3 मिलियन, क्रेस्टा, एलटीएस, एल्बुला, लोटस ग्लोबल। अब कई ओनरशिप्स जो 1% से बिलो हैं, ये तो 1% से ज्यादा हैं, इसलिए ये पब्लिक डोमेन में है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स 1% से कम है, जिसको जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, कहा जाता है कि वो शेयर्स भी जो हैं वो अदानी के पास ही हैं, और वो सिर्फ दिखाने के लिए कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर की कंपनियों में की गई है, पर वो शेल कंपनीज हैं। 38 लिस्टेड शेल कंपनीज पता है जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है, उसके अलावा भी कुछ शेल कंपनीज और हो सकती हैं जिसके बारे में सूचना जो है वो पब्लिक डोमेन में हमारे पास नहीं है। उसके बाद वाली लास्ट वाली स्लाइड देखिए, इसमें देखिए कि एलआईसी और एसबीआई का करीब 1,20,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप जो है वो अदानी ग्रुप कंपनीज में है, और जिसमें 60% कहते हैं वैल्यू आंकी गई है। आज कल तक 55% थी, 50% से ऊपर थी, आज कहते हैं 60% से ऊपर है। तो करीब इसमें नुकसान है। सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस, जैसे मैंने आपको बताया, अदानी बॉन्ड्स के लिए उन्होंने कह दिया है कि हम इसकी जीरो वैल्यू आंकते हैं, इस पे हम कोई लोन नहीं दे सकते। अगर किसी ने उस पर पैसा उठाया है तो मार्क टू मार्केट करके उसका पैसा वापस मांगा जा रहा है। तो ये चीजें आके निकल के आ रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 7 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, 25 में से 20% शेयर उनके पास है। तो कहा जा रहा है कि ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली अदानी परिवार के पास है। बैलेंस 1 से 5% इक्विटी जो है वो कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास, जैसे एलआईसी है उसके पास है। अदानी इंटरप्राइज में एलआईसी के पास करीब 4% होल्डिंग है, कुछ में और में है अदानी ग्रुप कंपनीज में, अदानी पावर में भी है। अडानी के जो शेयर्स हैं उसमें, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अडानी के शेयर्स को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है, और ये पैसे का लेन देन जिस तरीके से मैंने आपको बताया शेल कंपनीज के थ्रू होता है। तो ये मैंने आपको बताया जिस तरीके से मॉरिशस में ये कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, इनके एड्रेसेस भी सेम हैं और एक दूसरे से सिंक में है, निवेश करती हैं। तो इस पे सेबी की जांच होना तो लाजमी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि कल संसद में जिस तरीके से जीरो आवर पे प्रश्न काल जब शुरू हुआ लोकसभा में, तो ऑपोजिशन के एमपीज ने ये कहा कि पहले इस पे चर्चा हो कि अदानी के खिलाफ सेबी की इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही। आरबीआई ने हालांकि लिस्ट मांगी है उन बैंक्स की और इंस्टीट्यूशंस की जिन्होंने अदानी के शेयर्स में पैसा लगाया है, पर उसके अलावा सेबी को जिस तरीके से एज अ रेगुलेटर इसकी तहकीकात शुरू कर देनी चाहिए थी। उनके पास तमाम साधन हैं, जैसे कि डीआरआई है, इनकम टैक्स है। तो इस तरह की क्वेरीज इंक्वायरीज अभी तक शुरू हो जानी चाहिए थी कि किस तरीके से राउंड ट्रिपिंग से पैसा आया, किस तरीके से शेयर्स को इन्फ्लेट किया गया और ऐसा क्यों हो रहा है। और क्योंकि मामला अब इस तरीके का है कि एलआईसी और एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा और ये जितने भी बैंक्स हैं, इनका पैसा इसमें फंस गया है, और ये निवेशकों का पैसा है, ये हम और आप लोगों का पैसा है। तो कल को अगर मान लीजिए ये पैसा रिकवर नहीं होता है, तो उससे जो हम लोग हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं,
LIC के और दूसरे बैंकों के, उससे कितना नुकसान होगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, ये एक सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है कि इस तरीके से हम इसको करें। अदानी साहब ने अपना FPO कॉल ऑफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि क्योंकि आज की डेट में मुझे पैसा जनरेट नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरी अपनी साख खतरे में है, इसलिए मैं इस FPO को वापस लेता हूं। हालांकि वो FPO ओवर सब्सक्राइब था। अब वो FPO कैसे ओवर सब्सक्राइब था, इस पे भी सवाल खड़ा हो जाता है। कहते हैं इलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो सब्सिडरी है लंदन बेस्ड इन्वेस्टमेंट इलारा कैपिटल की, और जो मोनार्क नेटवर्क कैपिटल है जो इंडिया ब्रोकरेज फर्म है, ये सबसे बड़े अंडर राइटर थे इसके। और इलारा कैपिटल जो इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है ऑफशोर व्हीकल, उसका $3 बिलियन का वो स्टॉक जो है अदानी कंपनीज इंक्लूडिंग अदानी एंटरप्राइज में ट्रेड करती है। तो वो काफी स्टॉक पार्किंग करती है अदानी स्टॉक्स की, तो वो उनकी अंडर राइटर थी। एक मोनार्क कैपिटल जो है वो एक इंडिया ब्रोकरेज फर्म है जो पहले किसी अदानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के पास हुआ करती थी। किसी जमाने में पार्शियल ओनरशिप थी उनके पास 2016 से पहले। और अल्बुला, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऑफशोर फंड है जो हिंडनबर्ग ने कहा है कि वो अदानी का ही प्रॉक्सी है, क्योंकि उसका 99.5% पैसा जो है वो अदानी के शेयर्स में ही लगता है। तो वो भी अल्बुला भी जो है वो मोनार्क इंटरनेशनल में 10% शेयर होल्ड करता है। तो ये ओनरशिप रिकॉर्ड जो है हिंडनबर्ग ने डिस्क्लोज किए थे जब अदानी साहब की रिपोर्ट गई। उन्होंने कहा 55 सवालों पे कोई जवाब नहीं आया, इसका मतलब कि जो हमने बातें की हैं वो सच हैं। तो इस तरीके की जब रिपोर्ट आई तो उसमें लारा की और ये सब बातें आई, तो ये कहा गया कि ये जो पैसे हैं ये हम इन्हीं के अकाउंट के पैसे थे, क्योंकि उसमें जो निवेशक थे उन्होंने 4.5 करोड़ शेयर में से मात्र 11% शेयर पे ही, क्योंकि शेयर उस टाइम उन्होंने 3200 रुपये का FPO निकाला था और शेयर ऑलरेडी मार्केट प्राइस गिर के 2700 उस टाइम हो गया था, अब तो 1100-1200 ही रह गया। तो किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, उनके अपने एम्प्लॉयज ने ही 50-55% शेयर्स सब्सक्राइब किए, बाकी 40% नहीं हुए। तो फिर वो लास्ट मिनट उन्होंने अपनी जो FPO थी इसको कॉल ऑफ कर दिया और ये कह दिया कि हम अभी, क्योंकि हमें इन्वेस्टर्स के साथ अपने आप को क्लीन रखना है, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे इन्वेस्टर्स का जो है नुकसान हो या उनके संदेह पैदा हो। तो ये बातें करके उन्होंने अपना FPO कॉल ऑफ कर दिया। सच्चाई तो ये है कि अब अदानी के पास कोई चारा नहीं बचा है। उनको क्लीन आना चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से उनका शेयर जो 4000 रुपये तक का पहुंच गया था, आज क्यों वो 1100 रुपये रह गया। ऐसा तो नहीं है कि उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केट में नहीं है। पावर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, ग्रिड प्रोजेक्ट्स, उनके पास रियल एसेट्स है। अगर रियल एसेट्स नहीं होते तो बैंक उनको लोन क्यों देते। तो सडनली ऐसा क्या हुआ एक रिपोर्ट से। हालांकि हिंडनबर्ग ने खुद कहा था कि हम अडानी के बॉन्ड्स जो हैं मार्केट में शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी ओवर वैल्यूएशन है 85%। तो 85% में से 66%, 65% मार्केट में शेयर तो ऑलरेडी गिर गया है अदानी एंटरप्राइज का और बाकी ग्रुप कंपनीज का। तो इसका मतलब है कि 20% की गुंजाइश अभी और है। हिंडनबर्ग ने जो जो बातें कही वो सच निकली। अगर नहीं होती तो ये मार्केट में शेयर क्यों गिरते। हालांकि ये भी सच है कि कई स्टेट्स में जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उसमें भी अदानी की इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उड़ीसा में एक 7600 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा है पोर्ट का, और कार्गो का है 38 मिलियन टन हैंडलिंग कैपेसिटी का, वो प्रोजेक्ट जो है अदानी ग्रुप का है। एक LNG टर्मिनल भी लगा हुआ है, 175 मेगावाट पावर प्लांट, 31,653,करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये भी अदानी साहब का है जो उड़ीसा में लगा हुआ है। पंजाब में कोटकपूरा में, मोगा में, राजपुरा में अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स के वेयर हाउसेज हैं। किला रायपुर में एक ड्राई लॉजिस्टिक है। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था तो ये बात निकल के आई थी कि अगर अदानी लॉजिस्टिक्स FCI के गोदाम मेंटेन करेंगे तो उसमें असीमत भंडारण होगी और अपने हमें कम दाम मिलेंगे और बाजार में जो है ज्यादा दाम पे माल बिकेगा। तो इस पे किसान आंदोलन हुआ और 3 कृषि कानून जो है प्रधानमंत्री मोदी को वापस लेने पड़े थे। केरला तिरुवनंतपुरम पोर्ट में इनका 7500 करोड़ का पोर्ट प्रोजेक्ट है। झारखंड गोडा में एक 16,000 मेगावाट का अदानी इलेक्ट्रिकल प्लांट है बांग्लादेश में, जिसकी कॉस्ट आई थी 14,450 करोड़ रुपए और उसको SEZ घोषित कर दिया गया कि यहाँ बिजली बनेगी और बांग्लादेश में बिकेगी। हालांकि उसका क्या औचित्य था मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो ऑपोजिशन की जो डिमांड है वो JPC की है। वो कहते हैं कि अकाउंटिंग फ्रॉड है, स्टॉक मैनिपुलेशन की गई है अदानी शेयर्स की, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और सेबी का जरूर इसमें एक्शन होना चाहिए। और 13 पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें आम आदमी पार्टी, BRS जो कभी कांग्रेस के साथ पहले खड़ी नहीं होती थी, TMC,
इन लोगों ने कांग्रेस के साथ उसको अपोज किया। अभी कितनी पार्टियां इलेक्शन आते आते साथ में खड़ी मिलती हैं ऑपोजिशन में बीजेपी के, ये देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप ने अपने बॉन्ड एक्सेप्ट करने बंद कर दिए हैं अदानी कंपनीज के। बैंक एक्सपोजर जो मैंने बताया आपको, एसबीआई का 21,000 करोड़ रुपए का है, पीएनबी बैंक का लगभग माना जाता है 7,000 करोड़ रुपए का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 4,000 करोड़ रुपए का है। हालांकि बैंकों ने आश्वासन दिया है कि जो ये हमने एक्सपोजर दिया है ये रियल इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं, तो पैसा इसमें डूबने की गुंजाइश कम है। कल जब अदानी साहब अपना इंडिया टुडे पे एक प्रोग्राम दे रहे थे, और जब एक उनका इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी डेट टू एबिटा, एबिटा कहते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, तो डेट टू हमारा एबिटा रेशियो जो है वो पहले 7 था, उसका 7 का फैक्टर था, अब वो 3.5 से कम हो गया है। मतलब कहने का है कि हमारी जो डेट टू एबिटा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, पैसा पहले लगता है, अर्निंग्स बाद में आती हैं, तो हमारा डेट इतनी नहीं है जितना हमारा रनिंग इनकम है। जबकि हिंडनबर्ग ने ये कहा है कि 7 में से 4 कंपनियों का नेगेटिव बैलेंस है। 30% एक्सपोजर जो है वो इंडियन बैंक्स का है, उन्होंने कहा था कि, और बाकी हमारी फॉरेन डेट्स है, तो कुछ भी हो जाए तो इंडिया की जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका नुकसान इतना नहीं होगा। पीएसबी बैंक्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 55% एक्सपोजर कहा जा रहा है जो इंडिया एक्सपोजर है, प्राइवेट बैंक्स का 31%, बॉन्ड्स का 2016 में 4% था, अब एक्सपोजर 2022 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक से 55% से 21% हो गया है, ये कहना है अदानी ग्रुप का। प्राइवेट बैंक्स में हमारा एक्सपोजर 31% से 11% रह गया है, और बॉन्ड्स में, क्योंकि हमने अपनी सारी डेट जो है वो बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर ली थी, तो 14% जो इनका एक्सपोजर था 2016 में, वो बढ़ के 50% हो गया है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या इंटरनेशनल बैंक हैं, उनका एक्सपोजर 8% बताया जाता है 2022 में, और पीएसयूज केपेक्स कंपनीज का 2%। तो कुल मिला के ये कहा जाता है कि पीएसबी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक से मात्र 20% एक्सपोजर है, बाकी 80% एक्सपोजर बॉन्ड्स और डीआईआईज और पीएसयूज केपेक्स का है। 30% बोरिंग जो है वो फॉरेन करेंसी में है। आज की डेट में अदानी ग्रुप के करीब 10 बिलियन डॉलर की जो है बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि अंडर रूल 267 उन्होंने एक नोटिस दिया है ऑपोजिशन एमपीज ने, कि इस पे जो है लोकसभा राज्यसभा में चर्चा की जाए, किस तरीके से देश की एक सबसे बड़ी ग्रुप कंपनी जिसके पास सारे संसाधन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, आपको याद होगा कि मेन सारे एयरपोर्ट्स भी अदानी ग्रुप के पास है, 7 से 8 एयरपोर्ट्स दिए गए हैं, और 50 नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं एयरपोर्ट्स बनाने के, और 20,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स भी अदानी ने अभी लेटेस्ट पिछले 1 साल में एक्वायर किए हैं। तो जिस कंपनी के पास ग्रीन एनर्जी, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, सड़कें बनाने का, एयरपोर्ट्स बनाने का इतना संसाधन सरकार का, इतनी एक्सपोजर सरकार की इस ग्रुप कंपनी में हो, तो उस पर बहस पार्लियामेंट में होनी बहुत जरूरी है, ये कहना है। तो अपोजिशन पार्टीज की बात भी सच है, ये बहस का मामला है, क्योंकि सरकारी जिस तरीके से ठेके अदानी ग्रुप कंपनीज को दिए गए, और कहा ही जा रहा है पिछले 8 साल से अदानी और अंबानी सरकार को चला रहे हैं, तो इस पे सरकार को ऑपोजिशन ने घेरा है। अब ये कितना कारगर साबित होता है, इसमें क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, तो आने वाले समय बताएगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी बात या कोई भी कमेंट आपको करना हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। अगले शुक्रवार फिर किसी नए सब्जेक्ट पे, किसी नए टॉपिक पे आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।